हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की इस कक्षा में साइकोलॉजी के पार्ट 3 को भी शुरू करेंगे। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि मनोविज्ञान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट्स में हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमने अभी तक बात की आपकी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम, अभिप्रेरणा, भाषा विकास और आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो अभी तक हमने उसमें 6 टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ा है। अब भी उसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बचते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। फिर हमने दूसरे पार्ट की जहाँ पर बात की, जिसमें हमने बात की थी कि आज़ादी से पहले आपके जो कुछ पत्र आपके बने या जो आयोग बने थे शिक्षा से संबंधित, या फिर आज़ादी के बाद जो आपके आयोग है उसकी हमने बात की। उस पर दूसरे पार्ट में हमने एक टॉपिक आपका उसमें डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की। वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उस पर डिटेल से देख सकते हो और वहीं से आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। फिर जो हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें हमने रखा है मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारे जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनको हमने तीसरे पार्ट में रखा। अब उसमें हमने जो सबसे पहले आज शुरुआत की, उसमें हमने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे उनका नाम है अब्राहम मैस्लो। कि अब्राहम मैस्लो ने मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ें दी, कहाँ से अब्राहम मैस्लो से संबंधित आपकी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो आज डिटेल से डिस्कस करेंगे अब्राहम मैस्लो के बारे में। सबसे पहले यही कि जो अब्राहम मैस्लो थे, ठीक है, अगर कभी इनका निवास स्थान पूछ लिया जाए कि अब्राहम मैस्लो का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, तो ध्यान रखना यूएसए। ठीक है, अब्राहम मैस्लो का जो निवास स्थान है वो कहाँ है आपका, यूएसए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे अब्राहम मैस्लो क्या थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखना, कभी पूछ लिया जाए कि अब्राहम मैस्लो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1908 में हुआ, 1908, जिनका जन्म 1908 में और मृत्यु 1970 में। ध्यान रखना, इनका जन्म 1908 में और मृत्यु 1970 में। अगर अमेरिका की भी बात की जाए तो अमेरिका के एक शहर था ब्रुकलिन शहर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में अब्राहम मैस्लो का क्या हुआ, जन्म हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अब्राहम मैस्लो थे इनको किसका वंशज माना जाता है, तो ध्यान रखना इनको रूसियों और यहूदियों के वंशज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना कि अब्राहम मैस्लो कहाँ के निवासी थे, यूएसए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में, यूएसए में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ 1908 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी या कब हुई थी, 1970 में, यूएसए में ही मृत्यु हुई। और इनका अगर अमेरिका में भी एक शहर की बात की जाए कि अमेरिका के किस शहर में इनका जन्म हुआ, तो ध्यान रखना अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में इनका जन्म हुआ था। फिर यहाँ पर बात की जाए कि अब्राहम मैस्लो को किसका वंशज माना जाता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, इनको रूसियों और यहूदियों के वंशज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब अब्राहम मैस्लो के बारे में एक चीज़ आपकी फिर इम्पोर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखना कि अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद के आध्यात्मिक जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद के आध्यात्मिक जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि अब्राहम मैस्लो जो थे वो मानवतावाद के
मनोविज्ञान के, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मानवतावाद का जनक था, मानवतावाद का जनक था, उनका नाम था पेट्रोक। उनका नाम क्या था? पेट्रोक। जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान या जब हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय को डिटेल से डिस्कस किया था, ये साइकोलॉजी का जो आपका पहला चैप्टर है, जो हमारी पहली या दूसरी क्लास है, उसमें आपको मिल जाएगा। हमने वहाँ पर मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय को पढ़ा था, यानी कम्युनिटीज़ ऑफ साइकोलॉजी को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ संप्रदायों की बात की, जैसे आपका संरचनावाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, गस्टलॉट संप्रदाय, मानवतावाद संप्रदाय। तो इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। वहाँ पे हमने एक संप्रदाय पढ़ा था आपका मानवतावाद संप्रदाय। हमने कौन सा संप्रदाय पढ़ा? मानवतावाद संप्रदाय। मानवतावाद संप्रदाय के बारे में पहले तो दो क्वेश्चन यही कि जो मानवतावाद का जनक है उनका नाम क्या है, तो ध्यान रखना ऑप्शन सही होगा आपका पेट्रोक। लेकिन अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान के मानवतावादी संप्रदाय के आध्यात्मिक जनक यानी स्पिरिचुअल फादर के रूप में किसे जाना जाता है, तो फिर नाम रहता है आपका अब्राहम मैस्लो को। ये मानवतावाद वही संप्रदाय आपका जिसको मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के विरोध में पनपा संप्रदाय भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि मानवतावाद संप्रदाय वह संप्रदाय है जिसको मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के विरोध में पनपा संप्रदाय भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा फिर देख लीजिए इसको। जैसे कि अब्राहम मैस्लो कहाँ के निवासी थे? आपके यूएस से। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जन्म हुआ था 1908, मृत्यु 1970। अमेरिका के किस शहर में पैदा हुए? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ब्रुकलिन शहर में। इनको किसका वंशज माना जाता है? तो अब्राहम मैस्लो को रूसियों और यहूदियों के वंशज के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगर मानवतावाद संप्रदाय की बात की जाए कि मानवतावाद संप्रदाय या मानवतावाद का जनक कौन है, तो नाम रहेगा पेट्रोक। लेकिन मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो नाम रहेगा अब्राहम मैस्लो। अब यहाँ पर जो आपके अब्राहम मैस्लो थे, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। सिद्धांत का नाम था आपका आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, या जिसको कह सकते हो नीड हायरार्की थ्योरी। आपका ध्यान रखना, नीड हायरार्की थ्योरी। ये आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या नीड हायरार्की थ्योरी आपकी किसने दी, तो नाम रहेगा आपका अब्राहम मैस्लो का। अब इस नीड हायरार्की थ्योरी की जो बात की जाए, आपका आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को इन्होंने, ठीक है, या तो आप कह सकते हो कि निम्न से उच्च की ओर, ठीक है, ध्यान रखना ये सबसे निम्न स्तर, ठीक है, ये सबसे निम्न स्तर और ये आपका सबसे उच्च स्तर। तो ध्यान रखना इन्होंने हायरार्की थ्योरी को निम्न से उच्च की ओर या कह सकते हो कि उच्च से निम्न की ओर रखा, ठीक है। और इसको इन्होंने एक ट्रायंगल शेप में समझाया था। कहने का मतलब क्या है? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से मतलब है कि एक मनुष्य जब जन्म लेता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी आवश्यकताएं कुछ और होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसका जीवन जो है आगे बढ़ता जाता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती जाती है? बदलती जाती है, यानी वो परिवर्तन होता जाता है। तो पहला तो आप कह सकते हो कि इनके अनुसार जो मनुष्य के जन्म के बाद उसकी आवश्यकता है उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन होता रहता है। उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इस ही परिवर्तन के आधार पर उन्होंने इसकी आवश्यकताओं को भी डिफाइन किया है, ठीक है। जैसे कि अगर तो आप नंबर ऊपर से रखते हो कि 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 5 ही भागों में डिवाइड किया, आप नीचे से रख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि एक मनुष्य जो है उसकी 5 आवश्यकता होती है, ठीक है। उसकी कितनी आवश्यकता है? 5 आवश्यकताओं को उन्होंने बांटा, जिसमें जो सबसे पहली आवश्यकता है, ध्यान रखना, जिसको कहा जाता है आपकी शारीरिक आवश्यकता। ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है। निम्न स्तर की सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है? ध्यान रखना कौन सी है? शारीरिक है। और सबसे उच्च कौन सी आपकी? वो आपकी पांचवी आपकी आत्मसिद्धि, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में सबसे निम्न आवश्यकता कौन सी, तो आपकी शारीरिक आवश्यकता। और सबसे उच्च कौन सी है? आत्मसिद्धि। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जो सबसे पहली आवश्यकता है वो आपकी कहलाती है शारीरिक आवश्यकताएं। कहने का मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसकी सबसे पहली आवश्यकताएं क्या होती है?
ठीक है। मूलभूत आवश्यकता होती है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, ये किसी भी मनुष्य की सबसे बेसिक नीड है। ठीक है, जो सबसे पहली शारीरिक आवश्यकता होती है कि उसे खाना मिले, उसे पहनने के लिए कपड़ा मिले और उसे रहने के लिए मकान मिले। ये उसकी क्या है, शारीरिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर उसे खाने के लिए मिले, यहाँ उसे पहनने के लिए मिले, यहाँ उसे रहने के लिए मिले, यानी ये क्या है, एक चक्र की तरह घूमता रहता है। ठीक है, ये क्या है, बदलता रहता है। ये क्या है, चक्र की तरह घूमता है, इसीलिए इसको चक्रीय आवश्यकताएं भी कहा जाता है। ध्यान रखना, शारीरिक आवश्यकताओं को ही चक्रीय आवश्यकताओं के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए कि आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में जो सबसे पहली आवश्यकता कौन सी है, शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको चक्रीय आवश्यकता भी कहा जाता है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, मान लीजिए उसे रोटी भी मिल जाती है, कपड़ा भी मिलता है और मकान भी मिलता है, लेकिन उसके जो मान लीजिए जीवन की सुरक्षा है, उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसकी जो दूसरी नीड हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, आपकी सुरक्षा या सेफ्टी। जैसे आपने देखा होगा एक LIC, ठीक है, या आपका कोई जीवन से संबंधित कोई भी बीमा हो सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ को क्या करे, सिक्योर करे। सेफ्टी या सुरक्षा का मतलब क्या होता है, जीवन को सिक्योर करना। तो इन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए जो आपकी आवश्यकता होती है वो सुरक्षा या आपकी सेफ्टी की आवश्यकता होती है। आप कह सकते हो कि शारीरिक आवश्यकताओं के बाद एक इंसान को किस चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, उसकी सुरक्षा। और उसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, अगर वो LIC कराए, कोई बीमा करवाए, या किसी भी तरह का अगर पॉलिसी करवाता है जिससे उसका आगे का जीवन मान लीजिए सुरक्षित हो जाए। कि एक इंसान की या एक पुरुष की सोच क्या होती है, ठीक है, क्योंकि घर का सारा भार होता है, कह सकते हो, या जो कमाने का जितना भी भार होता है वो एक पुरुष पर ही होता है। लेकिन एक पुरुष भी हर चीज़ को सोचते हुए देखता है कि अगर कल को कुछ उसे हो जाए तो उसके परिवार को आगे सुरक्षित करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो उसी को सुरक्षित करने के लिए वो क्या करता है, पॉलिसीज़ लेता है। ठीक है, ताकि अगर उसको कल को कुछ हो भी जाए तो ये पॉलिसीज़ जो भी चलाता है उनके तहत उसके परिवार को जो भी मैटर मनी या कोई भी मनी जो प्राप्त होती है वही उससे क्या करे, उसके परिवार को सुरक्षित करे। तो ये दूसरी आवश्यकता क्या हो जाती है, सुरक्षा। अब देखो उसे रोटी, कपड़ा, मकान, यानी उसकी शारीरिक आवश्यकता है पूरी, फिर उससे सुरक्षा भी प्राप्त होगी, उसने LIC करवा दिया, कोई भी पॉलिसी करवाई। तो जो तीसरी आवश्यकता बन जाती है वो प्रेम या लव। वो अब परिवार से या समाज से या मित्र मंडली से, ठीक है, वो परिवार से, समाज से या मित्र मंडली से अब क्या चाहता है, प्रेम। ठीक है, तो अब उसकी जो तीसरी आवश्यकता वो क्या है, प्रेम या लव। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता है पूरी, फिर उससे सुरक्षा प्राप्त हुई, अब उससे क्या है, प्रेम की आवश्यकता है। ये उससे परिवार से प्राप्त होता है, समाज से प्राप्त होता है, मित्र मंडली से प्राप्त होता है। अब उसकी पहली तीन आवश्यकताएं पूरी होने के बाद उसकी जो चौथी आवश्यकता हो जाती है वो बन जाती है एस्टीम, ऑनर या सम्मान की। मैं सीधी सीधी बात करूं, पहचान की, कि कोई भी व्यक्ति अब समाज में अपना क्या बनाना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है, यानी अब क्या करना चाहता है, एक सम्मान पाना चाहता है। ठीक है, जैसे मैं एक बात कर दूं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी डिजिग्नेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे समाज में मान लीजिए एक अध्यापक के रूप में आपने कार्य किया, तो अध्यापक के रूप में आपकी क्या है, एक पहचान है, वो क्या आपका एक सम्मान का पद है। तो ये बन जाती है एक व्यक्ति की चौथी आवश्यकता। तो पहली आवश्यकता थी शारीरिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको चक्रीय आवश्यकता भी कहा जाता है। फिर आपकी सुरक्षा, सेफ्टी, जैसे कोई भी पॉलिसीज है। फिर प्रेम या प्यार, परिवार से हो सकता है, समाज से हो सकता है, मित्र मंडली से हो सकता है। फिर सम्मान, या जब आप पहचान बनाते हो। और सबसे अंत में जो सबसे उच्च होगा वो आत्मसिद्धि होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, आत्मसिद्धि का मतलब होता है किसी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति जब अपने बारे में संपूर्ण रूप से जान लेता है, इस जगत के बारे में संपूर्ण रूप से जान लेता है, वो क्या कहलाता है, आपका आत्मसिद्धि कहलाता है। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, अब्राहम मैस्लो के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में, ध्यान रखिए, अब्राहम मैस्लो के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 10% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। देखो फ्रेंड्स, इस चीज़ से एक चीज़ को समझ सकती हूँ कि हम
किसी भी इंसान को अपने बारे में भी संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। एक इंसान, ठीक है, अपने गुणों के बारे में जानता है, ठीक है, लेकिन अपने गुणों को अनदेखा करता है। तो जब आप अपने गुणों, अपने अवगुणों, अपने आसपास रहने वाली चीज़ों, जब आप खुद के बारे में कंप्लीटली संपूर्ण रूप से जान लोगे तो आपको भी क्या प्राप्त हो जाएगी, आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या है आपके, कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में 10% लोगों को ही प्राप्त होती है। अभी वर्तमान समय में जैसे श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो उनको भी आत्मसिद्धि प्राप्त है, ठीक है, उनको भी एक भगवान की तरह भी माना जाता है। और उनके अगर मान लीजिए आप बातों को भी सुनते हो तो एक इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने बारे में सेल्फ इक्वलाइजेशन है, ठीक है। उन्हें तो चलो अपने बारे में क्या, उन्हें सबके बारे में ही पता है, ठीक है, इसीलिए लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है। तो कह सकते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वो भी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी को अब्राहम मैस्लो ने फिर आपका थोड़ा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने बताया कि आपकी कुछ एक निम्न स्तर की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रखना, निम्न स्तर की जो उन्होंने आवश्यकताएं बताई वो कितनी बताई, आपकी 3 आवश्यकताएं, जिसमें सबसे पहली शारीरिक, फिर आपकी सुरक्षा और फिर आपका प्रेमियल। तो ध्यान रखना, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा और प्रेम, ये 3 ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसको निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये कहता है कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकता पदानुक्रम की कितनी आवश्यकता है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 5, ये ऑप्शन सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो के अनुसार निम्न स्तर की कितनी आवश्यकता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3। और उच्च स्तर की अब कितनी आवश्यकता होगी आपकी 2, जिसमें सम्मान यानी पहचान और आपकी आत्मसिद्धि, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करें कि ध्यान रखना, अगर तो निम्न स्तर की आवश्यकताएं पूछा जाए तो आपका ऑप्शन 3 सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये पहली 4 आवश्यकताएं, ध्यान रखना कितनी आवश्यकताएं, 4 आवश्यकताएं, इसको डीमोटिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, डीमोटिवेशन। डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, यानी अभाव की आवश्यकताएं, अभाव की आवश्यकताएं। अभाव का मतलब होता है कमी, यानी इंसान के पास जब तक कमी है, जब तक अभाव है, तो किस में रहता है, आपका अभाव की स्तर पर रहता है, ठीक है। तो ये अभाव का स्तर है, लेकिन इस अभाव के स्तर में कितनी आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना इसमें कितनी आवश्यकता होगी, अब आपकी 4 आवश्यकताएं। तो पहली 4 देखो, ध्यान से देख लीजिए, जो पहली 3 आवश्यकताएं उन्हें निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहा जाता है। लेकिन अगर मैं इसमें एक और ऐड करूं या कह दूं कि पहली जो 4 आवश्यकताएं, शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, डीमोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो सबसे लास्ट है आपका आत्मसिद्धि है, वो 5वां आपका, उससे बी मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, बी मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बी मोटिवेशन, जब आपको आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है, सेल्फ इक्वलाइजेशन है, तो बी मोटिवेशन में एक ही आवश्यकता रहती है, जबकि डी मोटिवेशन में आपकी 4 आवश्यकताएं रहती हैं, ठीक है। 4 कौन सी, शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम और सम्मान, और बी मोटिवेशन में एक आपकी आत्मसिद्धि। अब यहाँ पर कि इस आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत या नीड हायरार्की थ्योरी को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है आपका, तो सबसे पहले आपका जैसे मांग आपूर्ति का सिद्धांत, ठीक है, या इसी को कहा जाता है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, इसी को कहा जाता है स्व यथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, और सबसे लास्ट में इसे कहा जाता है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो ध्यान रखना, आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को मांग या आपूर्ति का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, नाभिकीय आवश्यकता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, स्व यथार्थीकरण की आवश्यकता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, या मानवतावादी आवश्यकता के रूप में भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ओवर रिव्यू करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया कि अब्राहम मैस्लो कहाँ के निवासी थे, आपके यूएस से। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1908 में हुआ, मृत्यु 1970 में हुई। ये अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में पैदा हुए, जिन्हें रूसियों और यहूदियों के वंशज के रूप में भी जाना जाता है। फिर हमने बात की मानवतावादी संप्रदाय को लेकर कि अगर तो मानवतावाद के जनक के रूप में पूछा जाए तो नाम रहता है पेट्रोव का, ठीक है, मानवतावादी संप्रदाय के जनक के रूप में पेट्रोव।
लेकिन अगर कहा जाए कि मानवतावादी संप्रदाय के आध्यात्मिक जनक के रूप में किसे जाना जाता है, द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कम्युनिटी, तो आपका ध्यान रखना नाम रहता है अब्राहम मैस्लो। अगर आध्यात्मिक जनक की बात है, फिर हमने बात की कि अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 5 भागों में, जिसमें जो पहला भाग आपकी शारीरिक आवश्यकता है, दूसरा सुरक्षा, तीसरा प्रेम, चौथा आपका सम्मान और पांचवा आपका आत्मसिद्धि। जो आपके पहले 3 स्तर है उन्हें निम्न स्तर के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखना, निम्न स्तर की कितनी आवश्यकता होती है? तो 3 आवश्यकताएं, और उस स्तर में आपकी 2 आवश्यकताएं, आत्मसिद्धि और सम्मान। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिटेल पर पढ़ा कि ये पहले 4 ऐसी आवश्यकताएं जहाँ इंसान के पास कुछ ना कुछ कमी होती है। कमी का मतलब क्या? अभाव है, जिसको क्या कहा जाता है? डीमोटिवेशन। तो ध्यान रखना, डीमोटिवेशन में कितनी आवश्यकता होगी आपकी? 4 आवश्यकताएं। और बी मोटिवेशन में आपकी कितनी होंगी? तो आपकी केवल एक ही आवश्यकता बी मोटिवेशन में होती है, जिसे आत्मसिद्धि या सेल्फ इक्वलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अंत में कि इस आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो मांग आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, या मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की अब्राहम मैस्लो के बारे में। मनोवैज्ञानिक आपके जीन पियाजे या आपके एडविन रे गुथ्री, या बात की जाए आपकी कैनन की, तो ये कुछ एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ोगे तो थोड़ा आपको लेंथ भी मिलेगा। बाकी तो आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक है ये आपका एक क्लास में भी कवर हो जाता है। ठीक है, उनके बारे में उतना कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, सभी मनोवैज्ञानिक आपके क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो इस तीसरे पार्ट में मैं आपको बता दूं कि तीसरे पार्ट में, ठीक है, हम कम से कम आपके ये मान के चलिए कि 25 से 26 मनोवैज्ञानिकों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमने आज बात की किसकी? अब्राहम। हमने बात की आज आपकी अब्राहम मैस्लो। हमने बात की अब्राहम मैस्लो। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपके एक व्यक्ति थॉर्नडाइक। ठीक है, ध्यान रखना, थॉर्नडाइक, ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे हम बात करेंगे आपकी स्किनर। हम बात करेंगे स्किनर। चौथे आपके जैसे इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, पांचवे जो आपके रहेंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन पियाजे। और जहाँ जीन पियाजे होंगे वहाँ पर हम बात करेंगे वाइगॉस्की की, क्योंकि वाइगॉस्की के साथ इनका वैसे 36 का आंकड़ा चला था। सातवां आपके जेरोम ब्रूनर। ध्यान रखना, जेरोम ब्रूनर एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि जीन पियाजे ने अगर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो उसके विकल्प के रूप में सिद्धांत किसने दिया? तो नाम रहता है जेरोम ब्रूनर का। फिर आपके 8वें रहेंगे कोहलर। कोहलर। फिर जो आपके नेक्स्ट होंगे कोहलवर्ग। ध्यान रखना, कोहलवर्ग। फिर जो 10वां आपके रहेंगे, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किन किन के बारे में हम पढ़ेंगे। आपके अल्बर्ट बंडूरा। ध्यान रखना, किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्बर्ट बंडूरा। 13वें जो आपके रहेंगे, फिर हम बात करेंगे आपके एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन। ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर आपके रहेंगे वैन हिले। वैन हिले। ठीक है, फिर हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी को। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी। फिर हम बात करेंगे सिमोर पेपर्ट। सिमोर पेपर्ट जो जीन पियाजे के शिष्य थे, उनके बारे में चलो ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिद्धांत को पढ़ लेंगे। 18 जो हमारा रहेगा उसमें हम बात करेंगे आपके CL हल, क्लार्क हल, जिन्हें पुनर्बलन का जनक भी कहा जाता है, या आप कह सकते हो जिन्हें रेनफोर्समेंट का फादर भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे 19 जैसे आपका कैनन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आसू बेल की। हम बात करेंगे आसू बेल की। ठीक है, तो यहाँ पर 20 है,
ठीक है। इसके अलावा भी 4 से 5 6 ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो आपके फिर इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनके बारे में भी डिटेल से आपकी चर्चा करेंगे। पहले उनके बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें उनके बारे में इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें लेकर इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी का आपका जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी हो जाता है। अगर मैं इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर रहा हूँ, ये मान के चलिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने अभी तक 6 टॉपिक पढ़े, 6 टॉपिक पढ़े, 9 वापस बचेंगे, तो उसमें कितने टॉपिक है आपके पास? 15 टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है। फिर अगर मैं मोटे तौर पर दूसरे पार्ट की बात करूं तो आज़ादी से पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने मैकाले के विवरण पत्र को पढ़ा, हम बात करेंगे वुड के डिस्पैच पत्र की, आपके बात करेंगे भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग हंटर कमीशन की, फिर विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, जिसको थॉमस रैले आयोग भी कहा जाता है। फिर उसी में बात करेंगे आपकी जैसे सार्जेंट योजना है या आपकी हार्टोक समिति है। फिर आज़ादी के बाद जैसे आपकी बात होगी ताराचंद समिति और राधा कृष्णन आयोग, या बात की जाए मुदालिर आयोग की, कोठारी आयोग। फिर उसी में बात करेंगे हम सेकंड पार्ट में ही, जैसे आपका आरटी एक्ट है, या भारत की जो स्वतंत्र भारत की 3 एजुकेशन पॉलिसियाँ बनी, आपके 5 आपका एनसीएफ बन चुका है, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आपका जो रहेगा उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमारे पास उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, आरटी एक्ट 2009 भी अब उसमें ऐड करेंगे, तो दूसरे पार्ट में ही होगा आपका। ठीक है। तो दूसरे पार्ट में भी लगभग लगभग ये मान के चलिए जैसे 3 एजुकेशन पॉलिसी, 4 आप 5 आपके एनसीएफ हुई, आरटी एक्ट हुआ 9, ठीक है, इधर से आपके 5 से 6 से आयोग होंगे जिनके बारे में डिटेल से चर्चा करोगे। तो ये मान के चलिए मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर सारी स्कीम्स को लगाकर, आयोग को लगाकर, ये लगभग 20 टॉपिक बनेंगे आपके। ठीक है। तो 20 और 15 आपके 35। अगर मैं तीसरे पार्ट में बात करूं तो ये तो हमने पहले ही कह दिया कि कम से कम आपके पास कितने मनोवैज्ञानिक होंगे? 25। ठीक है। तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए, 25 और 15 40 20 आपका टोटल कितना हो जाता है? तो हमें लगभग यहाँ पर कितने टॉपिक? आपके 60 टॉपिक। हालांकि इसमें आपके कुछ एक ऐसा है या बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स 60 टॉपिक आपके बहुत होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि हमें साइकोलॉजी का इतना सिलेबस कवर करना है, तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, मैं पिछले 1-2 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। इसका एक ही कारण था कि थोड़ा सा एक बिजी शेड्यूल चला था, ठीक है, जिसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी आप पेशेंस रखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप पेशेंस रखिए। बेशक मैं 1 या 2-3 वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वीडियोस अपलोड ही नहीं करूँगा। जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए मैथ और साइकोलॉजी की वीडियोस अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि कितनी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो जिस दिन ये मान लीजिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता, आप पिछली क्लासेस को जो है रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज़ तो क्लियर कीजिए, रट्टा मारने से चीज़ें हल नहीं होगी। जितनी चीज़ें आप समझोगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होगी। तो आप बार बार उस चीज़ को पढ़िए, बार बार उस चीज़ को समझिए कि ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। किसी भी चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका कारण होता है, ये ध्यान रखिए, मेरी इस बात को नोट कर लीजिए। अगर किसी भी चीज़ के होने का कारण ढूंढोगे तो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाती है। तो फ्रेंड्स, अंत में इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो मैंने आपको साइकोलॉजी का थोड़ा थोड़ा मोटा आइडिया भी दे दिया कि उसका सिलेबस क्या रहेगा, हमारा कितना सिलेबस हमें कवर करना है। ठीक है। उसमें और भी जितने डिटेल में चीज़ें हो सकेगी वो भी हम कवर करेंगे। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी आपके लगभग ये 40 से 45 के आसपास टॉपिक बनता है, उसको भी कवर करेंगे धीरे धीरे। आप पेशेंस बना के रखिए, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल से करवा दूंगा। मैथ का बेस भी क्लियर हो जाएगा आपका, आप मैथ को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे, और ये साइकोलॉजी के बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अंत में वही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी हर एक वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर या आपके जो यूट्यूब चैनल है आपके यूट्यूब पर भी प्राप्त हो जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच पाएगी, और जिस बच्चे को इन वीडियोज़ या इन क्लासेस की नीड है उसके लिए ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो ये हर एक उस बच्चे के लिए प्राप्त हो सकती है, उस बच्चे तक पहुँच सकती है। ठीक है। जो किसी कारणवश मान लीजिए
कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो हो सकता है उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ हो, या हो सकता है कि उसका कुछ ऐसा दायरा हो। जैसे हम अपने गांव की ही बात करें तो लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों को गांव से बाहर भेजना माँ बाप के लिए भी उचित नहीं हो पाता या पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो लड़कियां भी जो है, चाहे लड़कियां हो चाहे आपके लड़के हो चाहे जो भी हो, वो आसानी से मतलब घर बैठे ही इन क्लासेस को देखकर जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो ताकि उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो जाए। तो फ्रेंड्स, अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।